Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमारा क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अभी हमारा चल रहा था एंड हमारा आज उसका पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में सेल के बारे में पढ़ लिया था। नाउ आज का जो गोल है वो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो बच्चे न्यू हैं मैं उनको बतला देती हूँ कि हमारा बैच क्लास 9 का साइंस का 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है एंड ये 15 Feb 2023 को ये कंप्लीट हो जाने वाला है इंशाल्लाह। एंड हम लोग इस बैच में क्लास 9 की साइंस यानी कि जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कवर करवाएंगे एंड सिस्टमेटिक वे में ये कवर होगा, जिसमें अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। यानी कि बायोलॉजी को हम लोगों ने सबसे पहले प्रायोरिटी दी एंड बायोलॉजी थोड़ी सी हमारी इजी होती है, इस वजह से हमने थोड़ा सा इजी से स्टार्ट किया एंड इजी से हम लोग यानी कि ज़ीरो से हीरो आपको बनाएंगे। सो बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। और उस फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ ज़्यादा नहीं, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन कराया था एंड चैप्टर का पहले हमने अपना पूरे बैच का इंट्रोडक्शन कराया एंड देन हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि भाई सेल बेसिकली कहते किसे हैं, जो कि सब बच्चों को पता ही होगा कि सेल बोलते किसे हैं, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, इसी तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई एंड सो ऑन। हम लोगों ने थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ा था। जिन बच्चों को फर्स्ट पार्ट पढ़ना है वो इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। आप पहले उस पार्ट को पढ़ लीजिए एंड देन आप इस वाले पार्ट पर आइएगा, तो आपको थोड़ी सी अपनी रिदम मेंटेन करने में आसानी होगी। ओके, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा गोल है, उसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ आपका लेसन प्लान का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है ताकि आपको आसानी हो। जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे हमें स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मैंने आपके लिए एक लेक्चर प्लान, ये लेसन प्लान बनाया था ताकि आपको आसानी हो कि भाई हम लोग एक चैप्टर में कितना टाइम देने वाले हैं एंड कितने लेक्चर्स हमारे होने वाले। तो फर्स्ट जो हमारा हो गया था वो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन करेंगे, फिर हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा होगा एंड फिर लास्ट में लाइसोसोम यानी कि कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा एंड फिर लास्ट में हमारी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स होगी और फिर इसके बाद आपका एक इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। तो कुल मिला के हमारे 6 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे 6 लेक्चर्स हमारे इस वीडियो में होने वाले हैं, यानी इस चैप्टर में होने वाले हैं। ओके, तो ये अगर लेक्चर प्लान आप लोग देखना चाहते हैं तो ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर यहाँ पे एक कोने में आपको आई बटन, आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे कोने में आपको जो है राइट साइड पे, अपर राइट साइड पे यहाँ पे एक आई बटन होता है, उस पर भी आप क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए ये इंट्रोडक्शन उन बच्चों के लिए था जो बच्चे भी हम लोग हमारे से नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा आसानी हुई, इस वजह से मैं आपको बतला देती। नाउ आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे जहन में यही आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो बेसिकली होती क्या है। ओके, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो थोड़ी आप लोगों को हिंट नहीं मिल रही है, लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन से अगर आपको हिंट मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आप इसे सेल की कोई एक यानी कि जो सेल को, एक पूरे सेल को बनाने वाली जो वॉल होती है या जिसे हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं, वॉल इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, या वॉल भी बोल सकते हैं, टेम्परेरी वॉल भी जिसे बोल सकते हैं। तो ये एक वॉल, कोई ऐसी एक मेम्ब्रेन, कोई एक ऐसी लेयर जो कि सेल को आउटर एनवायरनमेंट से यानी एक्सटर्नल जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे सेल को अलग करती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उस वॉल को या उस लेयर को या उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बतलाया था कि एक सेल जो होती है, उस सेल के अंदर जो सेल की एक बेसिक यूनिट होती है ना, सेल बनती कैसी है, या कोई भी सेल, कहीं की भी सेल हो, हमने पिछले पार्ट में अलग अलग टाइप्स की सेल पढ़ी, अलग अलग शेप की सेल पढ़ी, अलग अलग साइजेस की सेल पढ़ी, अलग अलग टाइप्स की कि भाई सेल ऐसी होती हैं, सेल यूनिसेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन हमने उन सभी सेल में
चाहे आप एक सेल प्लांट सेल से उठाएं, ह्यूमन से उठाएं, एक बैक्टीरिया से उठाएं, एक फंजाई से उठाएं, वायरस के केस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वायरस को हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। तो हम लोग कोई भी लिविंग सेल उठाते हैं तो उन सभी सेल्स में कॉमन चीज़ क्या होती है, उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है कि उन सभी में एक कॉमन चीज़ होती है कि उसमें पूरी एक सेल में आपको एक सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, एक आपको न्यूक्लियस मिलेगा एंड साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आप चाहे सेल की शेप कैसी भी हो, वो गोल हो, वो थ्रेड लाइक हो, वो ओवल शेप की हो, वो चौकोर हो, वो कॉलमनार हो, है ना, वो एकदम स्क्वामस हो यानी बिल्कुल फ्लैट लाइक हो, किसी भी सेल हो, लेकिन उस सेल के अंदर अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सेल के अंदर एक सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन और साथ साथ साइटोप्लाज्म मिलेगा और एक न्यूक्लियस मिलेगा। ओके तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या बोला मैंने आपको, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, नहीं आई थिंक एनवायरमेंट आना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी क्या होती है, सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। एक मिनट में ज़रा बुक में भी देख लेती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं बल्कि ये एनवायरमेंट है। ओके तो आउटर मोस्ट किसी सेल की, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, कोई एक सेल है तो इसकी सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी जो कि सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है। भाई देखिए एक सेल जो है हमने जैसे कि मैंने पिछले उसमें भी हमने लेक्चर में देखा था कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में, सोचिए कितने पहले, उन्होंने अपने जो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने जो है कोई एक चीज़ देखी थी, किसमें, बार्क ऑफ अ ट्री में। बार्क ऑफ अ ट्री में उन्होंने कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे जिसका उन्होंने नाम रखा सेल, है ना, उसको नाम दिया उन्होंने सेल। सेल का मतलब क्या बोला, अ लिटिल रूम। ठीक है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाए। तो उन्होंने क्या बोला था, इसको सेल का नाम दिया। तो बेसिकली कोई एक चीज़ मान लीजिए कि हमने इसको सेल बोला ही क्यों, इस वजह से कि भाई वो जो है वो सेल वो एक कोई ऐसी चीज़ थी जो कि एक्सटर्नल एंड जिसका एनवायरनमेंट यानी जिसका इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग था, और उसको अलग करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये है कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सेल वॉल की भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे एक सेल की बात करते हैं तो हम लोग उसमें सेल मेम्ब्रेन का टर्म यूज़ करेंगे। ओके तो वैसे प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन तो होगी ही, ठीक है। और बाहर जब हम प्लांट सेल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि उस मेम्ब्रेन के भी बाहर, उस मेम्ब्रेन के भी उससे भी आउटर मोस्ट एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और वॉल होती है जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, जो कि नॉन लिविंग होती है। ओके तो वो बात की बात है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको क्या बता रही थी कि ये जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये मेम्ब्रेन अगर सारी चीज़ों को ही अंदर आने दे दे और जो इसके अंदर की फ्लूइड है या इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर जाने दे दे, तो ये सेल हो ही क्या, इसका तो कोई वजूद ही नहीं हुआ, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, कि भाई ये तो कहेंगे ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, बस एक सिंपल सी कोई एक चीज़ है। लेकिन अगर ये सेल अपने अंदर कुछ ही चीज़ों को आने दे, है ना, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने दे और कुछ ही चीज़ों को बाहर, जब इसको कुछ चीज़ निकालना हो तो वो जब बाहर निकाले, ठीक है, यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग हो। और जब सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको अंदर ले ले। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर आने की इजाज़त देती है, अपने अंदर मतलब लेकर के आती है, और जब इसको निकालना होता है तो ये निकाल देती है। ओके ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आकर के अंदर घुस गई, कोई भी चीज़ अंदर चली गई। ओके चलिए, अब उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड O2, ये आपके
मूव बाय डिफ्यूजन। ये इसको O2 को आप सबस्क्रिप्ट में लिख लीजिएगा 2 को, ठीक है। तो अब भाई सेल के अंदर एक लिविंग चीज़ है ना, लिविंग थिंग है ना, सेल तो एक लिविंग थिंग है। अब सेल को रेस्पिरेशन करने के लिए उसको अलग अलग गैसेस की ज़रूरत है, CO2 की ज़रूरत है, O2 की ज़रूरत है, या CO2 को बाहर निकालना है, O2 को अंदर लेकर के आना है, या CO2 को अंदर लेकर के आना है, O2 को बाहर निकालना है। तो इन सभी चीज़ों को, ये सभी चीज़ें सेल के अंदर कैसे आती हैं, तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू आती हैं। अब डिफ्यूज़न किसे बोलते हैं, आई होप आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पे, हम क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये इस वजह से बताने के लिए कि भाई जितनी भी चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आता है वो आप हमसे बिल्कुल विदाउट हेजिटेट हमसे पूछे। वैसे तो हम आपका एक भी डाउट, हम ये चाहते हैं कि भाई आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं या आपको जो भी जितनी भी चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं वो पहले ही हम आपको बतला दें, ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पे आपके जहन में ना आए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप हमसे बता सकते हैं। और लास्ट में आप ज़रूर मुझे बतलाया कीजिए कि भाई मैम मुझे ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, या मैम मुझे कैसा लगा। तो इससे मुझे ये बात पता लग जाती है कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो जब आप लेक्चर कंप्लीट कर लें तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कह लें, या मैं आपको बोलना भी चाहूँगी कि आप ज़रूर मुझे बता दिया कीजिए कि मैम मेरे को समझ में आ गया, तो मुझे तसल्ली हो जाती है ओके बच्चों को समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग डिफ्यूज़न की बात कर रहे थे कि भाई जैसे कि CO2 हो गई या फिर O2 गैसेस, कोई भी गैसेस की बात करें तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू सेल के अंदर आती है। अब सेल के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू किसे कहते हैं, तो डिफ्यूज़न बोलते हैं कि जब भी कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब ये हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन क्या है, तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक जो है सर्दी के मौसम में, है ना, सर्दी का मौसम हो रहा है, आप गरम गरम कॉफ़ी या चाय लेकर के आए हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो आपकी कॉफ़ी या जो चाय है वो आपकी ठंडी हो जाती है और वो आप पीने लायक नहीं होती। तो वो ठंडी हुई क्यों, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो चाय का कप है, चाय का कप के अंदर क्या था, गर्म एनवायरनमेंट था, है ना। गर्म यानी चाय जो थी वो वहाँ पे जो गर्मी थी वो हाई कंसंट्रेशन में थी, यानी कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी। वो जब वहाँ पे ऊपर जो चाय के ऊपर कोई लिड ना हो, कोई ढक्कन ना हो, तो क्या किया, वो जो हाई कंसंट्रेशन से गर्मी जो थी वो बाहर के एनवायरनमेंट में फैलने लगी, यानी कि लो कंसंट्रेशन जहाँ पे कम गर्मी थी वहाँ पे वो जाने लगी, खुद ब खुद डिफ्यूज़ होने लगी। तो इसी वजह से, और एक टाइम ऐसा आया कि जो बाहर का एनवायरनमेंट था और अंदर का एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल बराबर हो गया, यानी कि बाहर की जो ठंड थी और जो चाय के अंदर गर्माहट थी वो सारी की सारी जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चली गई, यानी कि बाहर कम गर्मी में चली गई और दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो गया। सेल है ना, सेल के अंदर जब बाहर O2 की हाई कंसंट्रेशन होती है तो O2 जो है वो और अंदर लो कंसंट्रेशन होती है और सेल को ज़रूरत होती है, तो सेल जो है वो डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर आ जाती है। या अगर कभी अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सेल के बाहर CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, तो सेल जो है वो डिफ्यूज़न के थ्रू उसको बाहर कर देती है। वाटर ऑल्सो मूव बाय डिफ्यूज़न, और जिसे हम लोग ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। इसी तरीके से वाटर का भी यही केस है कि वाटर भी जो है डिफ्यूज़न के थ्रू इन एंड आउट कर लेता है। एंड वाटर के केस में हम लोग डिफ्यूज़न वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लोग ऑस्मोसिस वर्ड यूज़ करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग, अब यहाँ पे मैंने साथ में पैरेलली आपकी NCERT भी ले ली है, ताकि पिछली बार मैंने NCERT लास्ट में ली थी, लेकिन वो मुझे इस बार ऐसा लगा कि नहीं, बच्चों को जो है पैरेलली NCERT पढ़ा देनी चाहिए ताकि उनको जो है उनको समझ में आता रहे। सो नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यही बात मैंने बताई कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री और एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये बात मैंने आपको बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी
कुछ ही चीज़ों को इन एंड आउट करने की इजाज़त देती है, उसको परमिट करती है। इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। इसके अलावा जो है ये दूसरे और भी बहुत सारे मटेरियल को अंदर आने की उसको प्रिवेंट करती है, अंदर नहीं आने देती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसी वजह से हम सेल को जो है उस मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब भाई अगर सेल जो है सेल मेम्ब्रेन अगर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है तो जो सेल के अंदर अगर कोई सब्सटेंस को अंदर आना है या किसी सब्सटेंस को बाहर निकलना है तो इसकी मूवमेंट कैसे होगी। सो हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। या फिर कोई सब्सटेंस अगर बाहर जाना चाहता है या फिर अंदर आना चाहता है सेल के तो वो कैसे होगा। तो सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो मैंने यही बताया आपको कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए एंड ऑक्सीजन ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन से मूव कर जाते हैं, उसके अक्रॉस मूव कर जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। कि जिधर भी हाई कंसंट्रेशन होगी, चाहे सेल के अंदर हुई है ना, अगर सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, हाई कंसंट्रेशन है इधर, तो वो सेल से बाहर चला जाएगा, है ना। जहाँ लो कंसंट्रेशन है या अगर O2 की जो कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर आ जाएगी। सिमिलरली O2 एंड CO2 ये आपका वाइस वर्सा है। ओके, और इसको ही हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर्स। अभी हम लोगों ने ये तो हमने पढ़ा नहीं है पीछे के चैप्टर्स, क्योंकि पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं जिसमें डिफ्यूज़न को क्लियरली हमें वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इज कंसंट्रेशन इज लो। नाउ अब यहाँ पे डिफ्यूज़न की जो परिभाषा जो मैंने आपको बतलाई, अब यहाँ पे ही उसी को ही बतला रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं। जो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है ना, इसमें डिफ्यूज़न के प्रोसेस में ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि जिधर भी कंसंट्रेशन हाई होगी, ऐसा नहीं है कि जब सेल के अंदर ही होगी तो वो बाहर निकलेगी या बाहर होगी तो बस जब सेल के अंदर ही कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो बाहर निकलेगी। जिधर भी कंसंट्रेशन हाई होगी, यानी कि चाहे सेल के बाहर हो चाहे सेल के अंदर हो, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा। ओके, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद हो जाने वाला प्रोसेस है। इसमें सेल को ज़रूरत नहीं होती, बस जिधर हाई कंसंट्रेशन होगी उधर ही वो मूव कर जाएगी। समथिंग similar to this happen in cell when, for example, some substances like CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell। तो यहाँ पे CO2 के बारे में बताया गया कि CO2 जो है ये एक वेस्ट होता है ना। ये हम लोग एक्सक्रीटरी जब सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी से या सेल का हमारा कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है जिसमें आपका CO2 का, जैसे हम लोग जब एक्सेल करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है जिसे सेल के बाहर जाना ज़रूरी होता है, हमारे बॉडी से अंदर, यानी हमारी बॉडी के से बाहर जाना ज़रूरी होता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो हमें अलग अलग टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की प्रोसेस परेशानी हो सकती है। सो एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, कि जब CO2 जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसकी हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज़ कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। यहाँ पे डिफ्यूज़न ही के प्रोसेस बता रहे हैं कि भाई जब CO2 की जो लेवल होती है वो CO2 का लेवल जो है वो आपका इनसाइड ज़्यादा हो जाता है एंड बाहर जो है वो कम रहता है। एज सुन एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, CO2 मूव्स आउट of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by process of diffusion। यहाँ पे पूरा डिफ्यूज़न का प्रोसेस बता दिया कि जैसे जिधर भी कंसंट्रेशन हाई होती है वो जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है। ओके, तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये CO2 वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला CO2 का एग्जाम्पल ह्यूमन के केस के बारे में बताएं। अगर हम लोग प्लांट के केस की बात करें तो प्लांट के केस में जो है CO2, प्लांट के तो CO2 उसको चाहिए होता है एंड ऑक्सीजन बाहर निकाल रही होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि क्या एक ह्यूमन बीइंग, ये मेरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या हम लोग जो है सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं या हम लोग और भी दूसरी गैसेस इनहेल करते हैं? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर देंगे। ओके, एंड हम लोग जो एक्सेल करते हैं तो क्या हम लोग सिर्फ CO2 ही एक्सेल करते हैं या और भी दूसरी गैसेस एक्सेल करते हैं? तो ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है
जो कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। सिमिलरली O2 enters the cell by process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases। यही बात बता रहे हैं कि भाई जब O2 की जो कंसनट्रेशन है वो आपकी सेल के अंदर कम हो जाती है, यानी कि सेल जो है ये चाहती है कि भाई सेल को तो रेस्पायर करना है, यानी को सेल को एनर्जी बनानी है, और एनर्जी के लिए उसको O2 की ज़रूरत होती है। ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ मैं। तो सेल को जब सेल के अंदर O2 की कंसनट्रेशन आपकी कम हो जाती है तो फिर वो क्या होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू O2 अंदर आ जाती है। दस डिफ्यूज़न plays an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external एनवायरमेंट। तो भाई यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू जो है O2 वो अंदर आ जाती है। ओके, नाउ वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। वाटर के केस में भी यही चीज़ है कि वाटर जो है वो डिफ्यूजन के ही लॉ को ओबे करता है, यानी कि वाटर भी जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वाटर उधर ही मूव कर जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन वाटर के केस में हम लोग डिफ्यूजन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑस्मोसिस। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि वाटर को जो मूवमेंट होता है वो इस बात पे भी निर्भर करता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वाटर के अराउंड जो डिज़ोल्व सब्सटेंस है, यानी कि जो वाटर के अराउंड नहीं बल्कि सेल के अराउंड डिज़ोल्व सब्सटेंस क्या है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस है ना, सेल के अराउंड कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर को खींचने की प्रॉपर्टी रखता है, तो वो क्या होगा, वो वाटर को सेल से बजाय सेल के अंदर आने के सेल से वाटर को खींच लेगा। Osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable towards a higher solute concentration। तो ऑस्मोसिस के बारे में ये बता रहे हैं कि जिधर हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी उधर ही से जो है ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। नाउ आगे चलते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे जो है यही बात जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है ये वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे कि जो सेल होती है ना, सेल के चारों ओर हमें देखना होता है कि सेल के चारों ओर किस टाइप का कंसंट्रेशन है। यदि यहाँ पे कोई ऐसा कंसंट्रेशन है, कोई ऐसा सब्सटेंस है ना, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन है। कौन सा? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन अगर होगा तो सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वाटर को खींचने की प्रॉपर्टी होती है। तो सॉल्ट जो है वो क्या करता है, जो बजाय इसके कि सॉल्ट का अगर सॉल्यूशन की वाटर के अंदर सेल के अंदर वाटर जाए, उसके बजाय वो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, सेल से ही वाटर को खींच लेता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो एक टाइम में श्रिंक कर जाती है, यानी कि सेल ऐसी हो जाती है। इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि सॉल्यूशन जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग, मैं आपको अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हाइपो का मतलब होता है कम, है ना, क्या होता है, लेस, है ना, और आइसो का मतलब होता है बराबर, है ना, यानी कि दोनों तरफ बराबर, इक्वल टू, है ना, बराबर। एंड हाइपर का मतलब, हाइपर तो कहते नहीं भाई इतना हाइपर मत हो, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ज़्यादा होना, यानी कि मोर होना, मोर, या फिर जिसे हम लोग ज़्यादा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हाइपो का मतलब होता है कम, आइसो का मतलब होता है, देखिए ये टर्मिनोलॉजी आप समझ जाएंगे ना थोड़ा सा, तो आपको इनकी जो डेफिनेशन है उनको समझने में आसानी होगी। ओके, सो हाइपो का, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि हाइपो का मतलब होता है कम, आइसो का मतलब होता है बराबर, एंड हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब ये कम, बराबर, ज़्यादा किस रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं, तो बेसिकली जब जैसे कि ये सेल है ना, और सेल के अंदर वाटर की कमी है, ठीक है, सेल को वाटर चाहिए, ये न्यूक्लियस है सेल का, सेल को चाहिए वाटर, तो सेल क्या करेगा, उसके बाहर जो भी वाटर होगा, डिज़ोल्व जो भी सॉल्यूशन होगा और जो कि सेल अपने अंदर ला सकता है, तो वो क्या करेगा, वो सेल को अंदर लेकर के आ जाएगा, वाटर को अंदर लेकर के आ जाएगा। तो हम लोग इस कंडीशन को, जब सेल के अंदर वाटर की कमी हो,
है ना, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की कमी हो रही है ना, वाटर की कमी हो रही है ना, तो हम लोग इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन बोलते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें अंदर के जो मटेरियल हो या अंदर का सब्सटेंस हो या अंदर का जो वाटर हो, जो भी सॉल्यूशन है, वो बाहर के जो सॉल्यूशन है उसके बिल्कुल बराबर हो, यानी दोनों का जो सॉल्यूशन बिल्कुल बराबर हो, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और उसके बाद थर्ड वाली जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि सेल के जो अंदर की कंडीशन है, अंदर का जो सब्सटेंस है वो बाहर के सब्सटेंस से ज़्यादा होता है, यानी कि सेल जो है वो आपकी फुली हुई होती है। जाहिर है जब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा और बाहर वाटर कम होगा तो हम लोग इसको सेल तो आपकी फुली भी होगी, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर वाटर की कमी होती है या सॉल्यूशन की जो भी सब्सटेंस होता है उसकी कमी होती है। हम सेल के रेफरेंस में बोलते हैं कि सेल के अंदर कमी होगी तो हाइपरटोनिक हो गया, सेल के अंदर और बाहर बराबर होगा तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। एंड सेल के अगर अंदर ज़्यादा हुई है ना, ज़्यादा सब्सटेंस हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। ओके, चलिए अब हम लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है। So, what will happen if you put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एनिमल एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है, और इसका बेस्ट एग्जांपल ना आप एक क्या करिए, आप एक किशमिश ले लीजिए। किशमिश आप डालते हैं ना, एप्रिकॉट, अभी हम लोग एक्टिविटी में भी आगे देखेंगे। या आप एग सेल ले लीजिए, एग ले लीजिए, अंडा, और उसमें थोड़ा सा आपको एक एसिड की ज़रूरत होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे कि जो सेल की आउटर कवरिंग होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की जो रिजिड होती है, आउटर वॉल जो होती है जिसे हम लोग तोड़ते हैं, है ना, उसको हमें बस उसको हटाना होता है, और वो एक एसिड के थ्रू होती है। ऐसे नहीं कि हम लोग हाथ से हटाएंगे तो वो हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगी, तो हम लोग उसको जो है लैब में ये काम करते हैं। सो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, और ये इजी भी एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। तो यहीं पे ये बोल रहे हैं कि क्या होगा अगर हम लोग कोई एक एनिमल सेल या कोई प्लांट सेल को हम लोग एक सॉल्ट वाटर में यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में या फिर शुगर के सॉल्यूशन में रख दें, तो क्या होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्या भाई, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन देन द सेल, कि भाई हो सकता है कि सेल के बाहर जो वाटर का कंसनट्रेशन हो, यहाँ पे न्यूक्लियस बना देते हैं, वाटर का कंसनट्रेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा हो, है ना, और सेल के अंदर वो एंड मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब ये है कि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला होना, है ना, बिल्कुल वाटर जैसा होना है। वाटर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है ना, फिर हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग को उसको कंसनट्रेटेड बनाना होता है, यानी कि उसको थोड़ा गाढ़ा बनाना होता है, तो हम उसमें चीनी डाल देते हैं, यानी शुगर डाल देते हैं, और शुगर को हम लोग थोड़ा पकाते हैं तो वाटर कैसा हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है ना। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेशन, आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। सो चलते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, आउटसाइड वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डाइल्यूट है। एंड द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो क्या होगा कि सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू, हमने बोला था ना कि यहाँ पे डिफ्यूजन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑस्मोसिस यूज़ करेंगे कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और अंदर जो है वो लो कंसंट्रेशन है। तो वाटर क्या करेगा, सेल क्या करेगी, ये वाटर को अपने अंदर खींच लेगी, यानी कि वाटर जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अंदर चला जाएगा, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो हमने यहाँ पे हाइपो जो वर्ड यूज़ किया, ये किसके रेफरेंस में यूज़ किया कि सेल के अंदर कमी है ना। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है लेस, है ना। लेस किधर है, सेल के अंदर। कुछ लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वो लोग ये सोचते हैं कि हाइपो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आउटर एनवायरनमेंट, आउटर जो यानी कि बाहर कम होगा तब हम लोग हाइपो, नहीं, बाहर कम होगा तो हम लोग हाइपर यूज़ करेंगे। सेल के हम लोग रेफरेंस में यूज़ करते हैं कि सेल के अंदर कमी होगी तो हम लोग हाइपो यूज़ करेंगे। सेल और बाहर का जो एनवायरनमेंट है बराबर होगा तो उसको हम लोग आइसो यूज़ करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, तो बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो है वाटर इजीली मूव कर सकता है। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर जो है वो अंदर आ जाएगा, एंड फिर उसके बाद वाटर, मतलब ये है कि बता रहे हैं कि भाई जितनी ज़रूरत होगी सेल को
सेल उतना अपने अंदर लेता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा वाटर हो जाएगा, तो मतलब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, है ना। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल। बस हमारा रिजल्ट क्या निकला कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चला गया, या जिसे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक स्वेल तो होगी, उसमें उसके अंदर वाटर भरेगा तो वो आपकी मोटी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, उसमें जो मोटी हो जाएगी। ओके सो और इसका एग्जांपल आप घर में भी देख सकते हैं। आपको अगर जैसे कभी चने खाने हो, है ना, तो आप क्या करते हैं, रात में जो है उसको वाटर में डाल देते हैं, भिगोने के लिए रख देते हैं। सुबह जब आप देखते हैं तो वही जो चने जो आपके रिजिड दिख रहे होते हैं, जो आपके कट नहीं होते हैं, वो सुबह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। जो है वो जो सीड होती हैं, है ना, वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ कि भाई सेल, यहाँ पे सेल है और सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, ये न्यूक्लियस, हम जरा बड़ा सा बना देते हैं। ये जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है, ये सेल के जो बाहर का वाटर है, ये दोनों बिल्कुल बराबर है, यानी कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है। तो क्या होगा, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला, आइसो। आइसो का मतलब मैंने आपको बोला ना, आइसो का मतलब होता है बराबर। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। तो वाटर जो है वो दोनों डायरेक्शन में, अंदर से बाहर भी आ सकता है, बाहर से अंदर भी जा सकता है, बट द अमाउंट गोइंग इज इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। तो जितना अमाउंट बाहर जाएगा उतना अमाउंट अंदर आएगा। सो देर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो भाई जाहिर है दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों तरफ जो है वाटर की कंसंट्रेशन है, इधर भी बराबर है उधर भी बराबर है, तो यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। हाइपोटोनिक जो हमारे सॉल्यूशन था, या सॉरी हाइपोटोनिक जो हमारा प्रोसेस था, उसमें क्या हो रहा था कि जो वाटर की मूवमेंट है वो आउट से इन हो रही थी। द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो सेल जो है वो आपकी सेम साइज की रहेगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि सेल जो हमारी स्वेल कर गई थी, यानी कि थोड़ी सी फूल गई थी सेल। ओके, ऐसी हो गई थी। नाउ अब तीसरी कंडीशन क्या बता रहे हैं कि इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है, इसमें क्या हुआ कि जो सेल है, सेल के बाहर की जो साइटोप्लाज्म है ना, सॉरी सेल के बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, लेस है। एंड जो सेल है इसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है। तो इसमें क्या होगा, यही है डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा या ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव करेगा। सो द मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ा सॉल्यूशन है। द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर सेल जो है वो वाटर को लॉस कर देगी, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। सच ए सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। तो वाटर जो है यहाँ पे दोनों ओर बोथ डायरेक्शन में सेल मेम्ब्रेन वाटर क्रॉस करेगा, यानी कि वाटर जो है बाहर से अंदर भी आ सकता है, अंदर से बाहर भी जाएगा। बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर इज। तो लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे जो है बाहर का जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, या बाहर के सेल के आउट, यानी कि सेल के बाहर के जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को सेल मेम्ब्रेन से पास होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसी वजह से जो अंदर का जो सॉल्यूशन है, अंदर का जो वाटर है वो तेज़ी से बाहर जाएगा, और बाहर से जो वाटर आना है वो थोड़ा सा, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, यही बात बोल रहे हैं कि वाटर जो है तेज़ी से लीव करेगा। सो therefore the cell will shrink। तो सेल जो आपकी श्रिंक कर जाएगी। thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। तो भाई ऑस्मोसिस हमने बता दिया कि ऑस्मोसिस जो है एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, जिसमें कि जो कि सेलेक्टिवली परमेबल के थ्रू होता है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम लोग रियल टाइम अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल कर सकते हैं, या रियल टाइम हम लोग अपने घरों में करते हैं, उसी को हम लोग एक्टिविटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। नाउ यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने जो भी आपको एग वाला एग्जाम्पल बताया था उसमें भी यही है कि आप जो है एग लीजिए, और एग को लेकर के रिमूव द शेल ऑफ एन ऑस्मोसिस विद एन एग। तो हम लोग एग में देखने वाले हैं ऑस्मोसिस को। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके HCl लेकर के जो है इसकी आउटर जो कवरिंग होती है सेल की, या एग की जो आउटर कवरिंग, जो हार्ड कवरिंग होती है, इसे आप जो है हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन में डाल करके इसकी कवरिंग को हटा दीजिए। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम
द शेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। तो शेल जो होती है, जो उसकी बाहर की कवरिंग होती है एग की, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। अब क्या होगा, अगर आपने सेल को, अगर आप कभी आपने अंडा उबाला हो ना, तो आपको थोड़ा सा आप और से देखिएगा तो वहाँ पे ना आपको कुछ ऐसी एक पतली सी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको एक सेल मेम्ब्रेन मिलेगी उसके अंदर, बिल्कुल एग के अंदर, है ना, एग के शेल के बिल्कुल नीचे, शेल के बिल्कुल सबसे पहले आपको एक जर्दी मिलेगी येलो कलर की, उसके ऊपर आपको वाइट कलर का आपको एक गाढ़ा सा वहाँ पे सब्सटेंस होगा, उसके ऊपर, उस गाढ़े से सब्सटेंस के ऊपर एक और लेयर होती है बिल्कुल बारीक सी। अगर आपको थोड़ा सा गौर करिएगा, नहीं आपको अगर आपने कभी नहीं देखी है तो अभी जा करके आप अपने किचन में देख सकते हैं, अंडे को देख रहे उसके अंदर आपको एक वाइट सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। उसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को फटने नहीं देना है, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल इस शेल को अगर हम लोग अपने हाथ से तोड़ेंगे तो वो वो हो जाएगी, वो टूट जाएगी मेम्ब्रेन, और अंदर से जो सॉल्यूशन है, अंदर का जो सब्सटेंस है वो बाहर निकल आ जाएगा, जो वाइट कलर का सब्सटेंस होता है वो बाहर निकल आएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल का यूज़ करके हम लोग इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो घुला देते हैं, यानी कि उनको हटा देते हैं। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। तो एग को आपको क्या करना है, एग को जो है आपको वाटर में रख देना है, प्योर वाटर में। उसके बाद 5 मिनट के बाद देखिए, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो हम क्या देखेंगे, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेज इनटू बाय ऑस्मोसिस। तो जो एग है वो आपका स्वेल कर जाएगा, यानी कि फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर जो है वो एंटर कर चुका है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, सॉल्ट एक वाटर लेना है, और वाटर में जो है आपका सॉल्ट गुलामा होना चाहिए। और सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है, और स्पेशली कोई भी सॉल्ट अगर आपका कम ही हो, लेकिन सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि सॉल्ट जो है ना वाटर को खींचता है ना। अगर आपने कहीं पे भी सॉल्ट सॉल्यूशन रखा और कोई ऐसी सेल रखी जिसमें कि वाटर ज़्यादा है, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ से कि जिसमें वाटर है, तो वो सॉल्ट क्या करेगा, उसको ना आहिस्ता आहिस्ता खींच लेगा अपनी ओर, वाटर को खींच लेगा। तो इसी वजह से अगर आप कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में आप वाटर को, उसी डिशेल्ड एग को जिसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल थी उसको हटा दिया, और उसके बाद उसी एग को आपको क्या रखना है, उसको थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको रख देना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे द एग श्रिंक्स, तो एग जो है वो आपका कुछ ऐसा श्रिंक कर जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, ये आपके अंदर येलो कलर की दिख रही है, येलो कलर का सब्सटेंस जिसे हम लोग यॉक भी बोलते हैं, जर्दी भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये आपको ये इसकी मेम्ब्रेन दिख रही है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर से जो वाटर अंदर आया था वो वाटर जो है, वाटर भी बाहर गया, और साथ साथ कुछ और जो इसके अंदर का जो सब्सटेंस था वो भी थोड़ा सा बाहर निकल गया। इसी वजह से एग जो है वो आपकी श्रिंक कर गई। वाई, वाटर पासेज आउट द सेल द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वाटर जो है वो एग सॉल्यूशन से, एग के अंदर से जो है वो कहाँ चला गया, सॉल्ट सॉल्यूशन में चला गया, बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है एक तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। वी कैन आल्सो ट्राई ए सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट्स। तो हम लोग कुछ ड्राइड जो सूखे हमारे रेजिन्स होते हैं या एप्रिकॉट्स होती है, हम किशमिश के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ ये आप देखिए, ये भी एक दूसरी एक्टिविटी बताई गई है। पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन अ प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। तो आपको कुछ सूखी हुई जो किशमिश होती हैं उनको आपको क्या करना है, प्लेन वाटर में या सिंपल प्योर वाटर में आपको रख देना है, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। द प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट। उसके बाद उसको क्या करिए, पहले तो प्लेन वाटर में रखिए, और फिर उसके बाद उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखिए, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में या शुगर सॉल्यूशन में। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ईच गेन्स वाटर एंड ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर। जब हमने प्लेन वाटर में रखा या प्योर वाटर में रखा, तो सभी जो जितने भी एप्रिकॉट्स थे उन्होंने क्या कर लिया, वाटर को गेन कर लिया। सिंपल आप अपने घर में भी देखिए, आपको चने फुलाने हैं, है ना, या आपको किसी बीज को आप वाटर में रख दीजिए, तो वो बीज जो है वो आपकी फूल जाती है, तो उसके अंदर भी चला जाता है, वाटर चला जाता है। हाउ एवर व्हेन प्लेस्ड इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इट लॉसेज वाटर। जब हम इसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो वाटर को लॉस कर देती है एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक कर जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लेते हैं। और इसी को हम लोग जो है और सुखा करके हम लोग एज अ किशमिश यूज़ करते हैं। एंड अगर जब उसमें वाटर रहता है तो हम उसको अंगूर के टाइप के, यानी कि अंगूर से ही हम लोग किशमिश बना लेते हैं, जब उसके अंदर से जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे
यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, और मोस्ट प्लांट सेल होते हैं, वो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू गेन कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो भाई प्लांट की जो रूट होती है वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके ही प्लांट को ऊपर पहुंचाती है जाइलम के थ्रू। तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपका किसका, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन जब बाहर, रूट के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड रूट के अंदर रूट को ज़रूरत होती है तो, और कंसंट्रेशन अंदर का कम होता है तो बाहर से वाटर अंदर मूव कर जाता है, तो वहाँ पर उसको भी हम ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दस डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो भाई जाहिर है सेल को एक लाइफ होती है और सेल को ज़िंदा रहना है, तो ज़िंदा रहने के लिए उसको वाटर की ज़रूरत चाहिए, उसको वाटर चाहिए, साथ साथ उसको गैसेस चाहिए, तो इसके लिए डिफ्यूज़न जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसके बाद खाली गैसेस और वाटर से तो काम नहीं चलने वाला, कुछ और भी चाहिए सेल को ज़िंदा रहने के लिए ना, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, साथ साथ उनको न्यूट्रिएंट्स को अंदर भी लेकर आना है और अंदर से बाहर भी लेकर के जाना है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, और सेल है आपकी कैसी, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देगी। डिफ्यूज़न का तो ये हुआ कि जैसे ही, और ये डिफ्यूज़न जो है या ऑस्मोसिस ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि भाई जैसे ही कंसंट्रेशन जिधर भी हुई, मतलब इसके लिए जो गैसेस और वाटर का जो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें इनकी जो मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा अपने रेजिस्ट नहीं कर सकती, ज़्यादा अपने आप को बचा नहीं सकती, क्योंकि जिधर भी हाई कंसंट्रेशन होगा और जिधर लो कंसंट्रेशन होगा तो हाई से लो जो है वो खुद ब खुद हो जाएंगे, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स की बारी आती है तो उस वक्त जो सेल मेम्ब्रेन है ये कम्प्लीटली सिलेक्टिव हो जाती है। कैसे कि वो कुछ ही न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देती है जितनी की सेल, जो कि सेल को ज़रूरत होती है। इन एडिशन टू दिस सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो एक अगर मान लीजिए कोई एक रूट की सेल है ना, प्लांट की जो रूट होती है ना, प्लांट की जो रूट होती है उस रूट को तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। अब उसको क्या करना होगा, उसको भी भाई न्यूट्रिएंट्स तो अब उसको चाहिए, और सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो अब उसको, अब वो कैसे लेगी, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यानी प्रोसेस नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाए, फ्लेक्सिबल तो होती है और साथ साथ उसमें जो है ना कुछ चैनल्स बने हुए होते हैं, यानी कुछ दरवाजे बने हुए होते हैं, कुछ होल्स बने हुए, होल्स नहीं कह सकते आप, इनको दरवाजे बोल सकते हैं, कुछ चैनल बने हुए होते हैं। और ये चैनल जो होते हैं ये स्पेसिफिक चैनल होते हैं। मान लीजिए ये प्रोटीन का चैनल हो गया या किसी आयन का चैनल हो गया, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गए, तो ये कुछ चैनल्स बने हुए होते हैं जो सेल को उन चैनल के थ्रू ही, मतलब जो आयन्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर आ जा सकते हैं। सो फ्रॉम ए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। हाँ, एक मिनट। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, है ना, तो भाई ये सेल को तो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो भाई अब डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस हो गया ये तो विदाउट एनर्जी हो गया, यानी कि स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स की बारी आती है तो यहाँ पे सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उसको अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है किसी भी दूसरे सब्सटेंस को या किसी भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने के लिए, अंदर लाने के लिए या फिर अंदर से बाहर ले जाने के लिए। ओके, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एनर्जी खर्च होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो हमने बताया आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे मैंने आपको बताया नहीं, ये जो है ना लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड और प्रोटीन की ही क्यों बनी हुई होती है, दूसरी और चीज़ों की, एंजाइम की क्यों नहीं बनी हुई होती, तो भाई इस वजह से लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये जो लिपिड होता है ये वाटर को रिपेल करता है, ठीक है। तो यही बताया था ना कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन है ना, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है ना जो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। इसी वजह से हम ऐसे यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, एक ऐसे चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि वाटर को रिपेल करे। दैट इज़ वाई ये जो मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड की बनी हुई होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेगी। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू engulf in food and other materials from its external environment। तो भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है और यही फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है वो सेल से जो है मतलब फूड को एंगल्फ कर देती है। यहाँ पे जो ना
किसका प्रोसेस, या ये जो प्रोसेस बता रहे हैं कि सेल को इंगल्फ कर लेना या दूसरी चीज़ों को अंदर लेकर के आ जाना, तो ये बेसिकली हमने देखा था किसमें, अमीबा में। याद हो आपको कि अमीबा क्या करता है, जब उसको क्या कहते हैं, जब उसको खाना खाना होता है तो वो क्या करता है, खाने के चारों ओर जो है वो सीडोपोडिया को, खाने को यानी चारों ओर से घेर लेता है और फिर उसको इंगल्फ कर लेता है। तो उसकी जो अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो इसी वजह से वो जो है अपने इन एंड आउट कर सकता है। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा एक्वायर, देखिए यहाँ पे आ गया ना अमीबा, ये अमीबा की ही बात हो रही है, एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। तो अमीबा जो है ऐसा करता है। लेकिन जो दूसरी सेल्स होती है, तो अमीबा ने कर लिया कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो अमीबा ने अंदर कर लिया। लेकिन जो दूसरी सेल हो गई, जैसे कि हमारी बॉडी की सेल हो गई, ये तो ऐसी मतलब अपनी शेप चेंज नहीं करती हैं, इनकी तो एक फिक्स्ड शेप होती है। अब ये कैसे करेंगे, तो इनके लिए, या फिर प्लांट सेल हो गए, ये भी अपनी शेप चेंज नहीं करती हैं। वरना तो अगर ऐसा होता तो प्लांट को अगर सामने न्यूट्रिएंट है तो प्लांट, सोचिए अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि प्लांट की सेल जो है वो अमीबा की तरह चलने फिरनी शुरू हो जाती हैं, तो सारे में तो प्लांट के सेल ही फिरते रहते हैं ना। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे प्लांट सेल में या एनिमल की सेल में कुछ चैनल्स बने हुए होते हैं, कुछ स्पेसिफिक दरवाजे बने हुए होते हैं जिनके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स को अंदर ये इन एंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विद योर टीचर। तो यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ढूंढने के लिए कहा गया है कि भाई आप लाइब्रेरी से देख सकते हैं। ओके, एंड स्कूल लाइब्रेरी से या फिर इंटरनेट के ज़रिए से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर कीजिए। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि भाई CO2 या फिर वाटर जो है वो इन एंड आउट कैसे करते हैं, तो अभी हमने उन्हें पढ़ा, बाय डिफ्यूज़न या फिर बाय डिफ्यूज़न। ये आप बता दीजिएगा कि भाई जो गैसेज होती हैं लाइक CO2 हो गई या O2 हो गई, ये डिफ्यूज़न के थ्रू इन एंड आउट करती है। एंड जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू जो है इन एंड आउट करता है। ऑस्मोसिस की स्पेलिंग थोड़ी सी आप सही कर लीजिएगा, ऑस्मोसिस। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आउट क्वेश्चन है, यानी कि हर साल आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को ना ज़रा याद रखिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। इस वजह से बोलते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये सबसे पहली बात ये है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में एक वॉल की तरह काम करती है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर आने देती है, दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड दैम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। नाउ प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ना प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो सेल के बारे में बात कर रहे थे वो एक सिंगल सेल या अमीबा की बात कर रहे थे, या एक ह्यूमन बॉडी की सेल की बात कर रहे थे, या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बात कर रहे थे। अगर हम लोग प्लांट के केस में बात करते हैं तो प्लांट के केस में आपको इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी आपको जो है यहाँ पे एक रिजिड मेम्ब्रेन मिलती है। उस रिजिड मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस रिजिड मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, देखिए बेसिकली ये नेचर ने प्लांट को क्यों अलग से प्रोवाइड किए, तो देखिए जो एक ह्यूमन सेल होती है या एक लिविंग सेल होती है, मान लीजिए कोई अमीबा है ना, लिविंग सेल है, या अब हम ह्यूमंस हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छुप जाते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। या एक कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, मान लीजिए आपने अमीबा ही ले लिया, अमीबा के अराउंड जो है अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो अमीबा क्या करते हैं, अपने आप में ही वो अपने आप को बचा लेता है, किसी तरीके से दूसरी जगह चला जाएगा, है ना, या फिर जो सर्वाइव कर पाते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कहीं दूसरी जगह चले जाएगा। यानी उनके अंदर लोकोमोशन की प्रॉपर्टी होती है। लोकोमोशन का मतलब ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब क्या प्लांट की बात करिए तो प्लांट जो है वो क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या वो अपने आप को खुद बचा सकते हैं, तो नहीं,
ना तो वो मूवमेंट कर सकते हैं, ना ही वो अपने आप को जब हमें सर्दी लगती है या हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे में चले जाते हैं, हमें सर्दी लगती है तो हम लोग जो है कपड़े पहन लेते हैं, या अगर हमें बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है या और लू चल रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने आप को अलग अलग तरीक़े से बचा लेते हैं। या दूसरे जो जानवर होते हैं, देखिए आपने कुत्ते बिल्ली उसके साथ साथ जो हाइबरनेशन कर लेते हैं ना, पोलर बियर वगैरह, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है किसी एक लिविंग सेल के अराउंड तो वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। क्या प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं, प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते। ना तो वो लोकोमोशन कर सकते हैं, लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो तो एक जगह जहाँ हैं वहीं हैं। उनको तो हर चीज़ बर्दाश्त करनी होती है, उनको चाहे तेज़ धूप हो, चाहे कितनी तेज़ बारिश हो रही हो, चाहे कितनी तेज़ हवा चले, या चाहे कितनी तेज़ आपके सर्दी हो रही हो, गर्मी हो रही हो, किसी भी तरीके का अनफेवरेबल कंडीशन हो, प्लांट के लिए फेवरेबल हो, हर सिचुएशन में प्लांट को खड़ा होना है, उसी जगह रहना है। नहीं तो प्लांट क्या हो जाता है, मर जाता है ना। जब वो प्लांट इतना सर्वाइव नहीं कर पाता, जब बूढ़ा हो जाता है, या प्लांट अगर कमज़ोर हो इस ऐसी कंडीशन में, तो इसी वजह से नेचर ने जो है प्लांट की सेल के अराउंड, क्योंकि सेल तो अंदर जिंदा रहनी है, प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, सेल जिंदा होनी चाहिए, तो इसी वजह से नेचर ने जो है उनकी सेल के अराउंड एक रिजिड नॉन सेलुलर, यानी कि नॉन सेलुलर नहीं, नॉन लिविंग एक रिजिड वॉल रखी है, जिसे कि सेल वॉल बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, इतनी बड़ी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई सेल की, इसकी भी बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये आपकी सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। एंड cellulose is a complex substances and provide structural strength to the plant। तो जो सेलुलोज होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, और ये इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा रिजिड होता है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कि ये हर तरह की चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक किसी भी चीज़ को आने नहीं देता, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इसे अगर आपको हटाना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और साथ साथ ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्लांट को प्रोवाइड करता है। when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or concentration of the contents of the cell away from the cell wall। जब भाई प्लांट मतलब कोई एक लिविंग सेल है प्लांट की, जो वाटर को लॉस करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो उसमें भी क्या होता है कि जो सेल के बाहर, यानी कि प्लांट की सेल ऑब्वियस सी बात है श्रिंक करेगी, तो जो कंसंट्रेशन है वो भी सेल वॉल से बाहर निकल जाती है। दिस फेनोमेना इज नॉन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। देखिए प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इस टर्मिनोलॉजी को समझिए कि प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा हो गया, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, है ना, टूट जाना। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूटने का मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन है वो इन से आउट चली गई, इनर टू आउट हो गई। तो इसी चीज़ को कि जब जो है ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है वो बाहर चली जाती है, एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लाइसिस हो गई, टूट गई, है ना। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे, उसके ज़रिए से हमें बात जो है समझ में आ जाएगी। नाउ द अमाउंट ऑफ द पील ऑफ अ रोयू लीव इन अ वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हाई पावर माइक्रोस्कोप से आप जो है एक रोयू लीफ होती है उसको आप लीजिए। नाउ द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, नोट द स्मॉल ग्रेन। तो आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन कलर के आपको जो है क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए ये तो आपका जो है स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, उस सेल के अंदर आपको जो है कुछ ग्रीन आपको दिखाई देगा। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको देखना होगा, तो उसको जो है आपको क्या करना, उसमें जो है आपको उस क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल दिखेगा, और इसी क्लोरोफिल के कारण जो है प्लांट के लीफ वो आपकी ग्रीन होती है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन अ स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू वी सी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मतलब आपको एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है या फिर ये कि शुगर सॉल्यूशन लेना है, और उसको जो है उस लीफ पे डाल देना है, कुछ देर तक इंतज़ार कीजिए, एंड देन फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखिए।
नाउ प्लेस सम रोहियो लीव्स इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। ये तो आपने पहली एक्टिविटी कर ली कि आपने क्या किया, कुछ लीव्स ली और लीव्स के अंदर आपने देखा, उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको वहाँ पे कुछ क्लोरोप्लास्ट दिखे। क्लोरोप्लास्ट आपके उसके अंदर क्लोरोफिल होती है। उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन जो है आपने उसमें डाल दिया, उस माउंटेड लीफ में डाल दिया। ठीक है, माउंटेड लीफ का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भाई जो स्लाइड में हम लोग कोई चीज़ को रखते हैं और उसको जो है अच्छे से उसको उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं तो उसको हम लोग माउंटेड लीफ बोलते हैं। कि बिल्कुल आपका जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमारे जो स्लाइड तैयार होती है उसको हम लोग माउंटेड लीफ मतलब माउंटेड स्लाइड बोलते हैं या माउंटेड लीफ बोलते हैं। जिस भी चीज़ को आप रखो तो वो माउंटेड, उसको हम लोग माउंटेड वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, नाउ आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन रखा या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन रखा और उसके बाद उसको आपने देखा, माइक्रोस्कोप में देखा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा आपको एक और एक्टिविटी करनी है कि कुछ रॉयल लीव्स लीजिए और उसके बाद उनको वाटर में बॉईल कर दिए। जाहिर है जब वाटर में बॉईल करेंगे तो उनके अंदर की सारी चीज़ें मर जाएंगी, सेल जो है वो आपकी किल हो जाएगी। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद फिर उस लीफ को माउंट कीजिए, उस लीफ को वाटर से निकालिए, उसके बाद उसको माउंट कीजिए यानी कि उसको स्लाइड पर अच्छे से रखिए जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप में रखने के लिए हम लोग करते हैं। उसके ऊपर कवर स्लिप रखिए। Put a strong solution of sugar, salt and on the mounted leaf on the slide। उसके बाद क्या करिए, वही strong solution जो कि आपने पहली लीफ में रखा था, नॉर्मल लीफ में, उसको आप उसी लीफ में जिसको आपने बॉईल किया उस पर रखिए, डाल दीजिए। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, फिर आप ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या अभी प्लाज्मोलाइसिस हुआ। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो हमें यहाँ से जो है क्या इन्फॉर्मेशन मिली इस एक्टिविटी से, इट अपियर दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी करी ही क्यों थी, इस वजह से क्योंकि हमें ये मालूम करना था कि क्या जो डेड सेल होती हैं क्या उनमें प्लाज्मोलाइसिस होती है, क्या उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होती है या उनके अंदर से जो वाटर है वो इन एंड आउट करता है। तो हमने देखा कि जो लिविंग सेल थी है ना, जिसको हमने बॉईल नहीं किया था, सिर्फ वही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाई, वरना जो लिविंग सेल नहीं थी जो कि मर चुकी थी जिसे हमने बॉईल कर लिया था वो जो है उसमें प्लाज्मोलाइसिस नहीं हुई, वो अपने सिंपल रही। सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग इट। तो जो सेल वॉल है वो बिना ब्रस्ट किए हुए बैक्टीरिया के, फंजाई के, प्लांट्स के, वो जो है कुछ चीज़ों को यानी कि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन को बिना ब्रश के यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से हाइपोटोनिक अगर कंडीशन होती है तो उसमें जो है वो अंदर परमिट करती है कि भाई वाटर जो है वो बाहर से अंदर आ जाए। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मतलब सेल क्या करती है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को अंदर लेती है। द सेल स्वेल्स, उसके बाद सेल स्वेल करती है बिल्डिंग अप अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट करती है। एंड द सेल वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। तो उसके बाद सेल वॉल जो है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है स्वेलन जो फुली हुई सेल है उसके अगेंस्ट। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस। वेट एक मिनट, सॉरी। Because of their walls, such cell can withstand much greater changes in the surrounding media than animal cell। और इसी वजह से, इनके वॉल की वजह से जो ऐसी सेल होती हैं वो अपने मतलब विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। एनिमल सेल के कंपैरिजन में ऐसी सेल जो हैं वो इजीली, अगर उनके आसपास ज़्यादा चेंजेस हुए तो इसमें वो इजीली विदस्टैंड कर सकती हैं यानी कि अपने आप को बचा सकती हैं। ओके, क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है। अगर सेल वॉल नहीं हुई तो क्या हो जाएंगे, एक टाइम तक वो फूलेंगे फिर वो ब्रस्ट कर जाएंगे। लेकिन सेल वॉल होती है तो सेल वॉल क्या करती है, उनको ब्रस्ट होने से रोक देती है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में एंड साइटोप्लाज्म को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स को हम लोग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जो है हम लोग लाइसोसोम एंड सेल डिवीजन को हम लोग पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा, और ये आपका बताना फ़र्ज़ भी है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप मुझे अपने
अपने आइडियाज़ मुझसे शेयर करते हैं तो मुझे खुशी भी होती है, साथ साथ मुझे एनर्जी भी मिलती है कि आप लोगों को वाकई बात समझ में आ रही है, एंड साथ साथ मुझे तसल्ली भी मिलती है। तो इस वजह से आप लोग जो अपने कमेंट ज़रूर थोड़ा सा अपना टाइम निकाल करके ज़रूर हमारे कमेंट कर दिया कीजिए कि मैम मेरे को बस समझ में आ गया। ओके नाउ, अब अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ साथ लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।